कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में जो चर्चा के विषय होंगे वो है मधुमक्खी वंशों की देखभाल पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस का कृषि में महत्व पे, और जानकारी देंगे भाइयों धान फसल की जो मुख्य रोग हैं उनकी पहचान और उनकी रोकथाम पे। इसके अलावा जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा तय, और वो है मधुमक्खी वंशों की देखभाल। भाइयों, जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं उनने जो है अलग अलग ऋतुओं में अपनी जो मधुमक्खी हैं उनका उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मौसम के अनुसार भाइयों जो कॉलोनी है उनकी देखरेख करके शहद उत्पादन और मधुमक्खी वंशों को बढ़ाया जा सके है। और प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहद निकालने से पहला मधुमक्खियों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा हमने बढ़ोतरी करना है, और जब मौसम विपरीत हो तो उस दशा में जो है, क्योंकि जो वंश है मधुमक्खी वंश है वो कमजोर होकर खत्म हो जाए, तो उनको बचाना भी हमने है। तो मधुमक्खी वंशों का भी बचाव करना है और हमने जो है शहद का ज्यादा उत्पादन करना है। जो शहद के साथ जो दूसरे सहायक उत्पाद हैं उनकी भी हमने बढ़ोतरी करनी है। तो गर्मियों के मौसम में हमने किस तरह मधुमक्खी वंशों का प्रबंधन करना है, तो अपने हरियाणा प्रदेश में भाइयों जब मौसम बड़ा प्रतिकूल हो जाए, गर्मियों में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो ऐसे में भाइयों जो मकरंद है और पराग है इसकी बहुत ज्यादा कमी देखने मिला है। और इसके कारण भाइयों जो रानी मक्खी है वो अंडे कम देव हैं, कॉलोनियों में भोजन की कमी हो जाए। और इस मौसम में भाइयों मधुमक्खी पालक भाइयों को जो है कॉलोनियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ एक बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। एक तो भाइयों जो कॉलोनी है उन्हें घने छायादार स्थान में रखें ताकि जो अंदर का तापमान है वो नियंत्रित रहे, और साथ ही भाइयों जो बक्से हैं उसके आसपास साफ पानी का उचित प्रबंध करके रखें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और जो शिशु कक्ष है उसमें हवा का आना जाने की जो व्यवस्था है वो हमने बढ़िया तरह करके रखनी है। साथ ही भाइयों भोजन की कमी में जो कृत्रिम भोजन है उसका हमने उचित प्रबंधन करके रखना है। और शहद निकालने के समय भाइयों वंश की जो जरूरत है उसके अनुसार ही शहद कॉलोनियों में छोड़ दें, यानी कि शहद उतना हमने छोड़ कर रखना ताकि जो वंश कॉलोनी है उनका भरण पोषण होता रहे। और भाइयों जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो उसके बचाव खातिर भाइयों बक्सों को जो है भीगी हुई जो बोरी है उन तक ढक कर रखें, और कमजोर वंशों को आपस में या फिर जो मजबूत वंश है उसके साथ मिलाकर रखें ताकि वो भी जीवित रह सके। और खाली जो छत्ते हैं या जो खाली छत्तों के जो बक्से हैं उनने निकाल के उसमें गंध का धुआं जो है उसका एक बार जो है धुआं फेर दे। और साथ ही भाई जो शत्रु जैसे कि मोमी पतंगा है, अष्टपदी है, चींटी है और बीमारी है उन तक हमने उनकी जल्दी से जल्दी रक्षा भी करनी है। साथ ही भाइयों मधुमक्खी वंशों की जो बढ़ोतरी है उस खातर आमतौर पर इनका जो है 15 से 20 दिन के अंतर पर निरीक्षण जरूर करें, देखते रहे कि जो मधुमक्खी वंश है वो स्वस्थ है, ठीक है। और साथ ही भाई जब गर्मी ज्यादा पड़े खासतौर पर जब अप्रैल से जून तक का जो समय है तो उसमें मधुमक्खियों के बक्सों को सुबह 6 से 9 बजे के बीच में और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में उसका निरीक्षण जरूर करें कि सभी मधुमक्खी जो है वो स्वस्थ है। इसके अलावा भाई जब बारिश का मौसम हो उस समय हमने किस तरह अपने मधुमक्खी वंश का ध्यान रखना है, तो जो बारिश की ऋतु है भाइयों उसमें तेज बौछार आंधी है उससे बक्सों का हमने बचाव करना है। बरसात के मौसम में भाइयों बक्सों के अंदर हवा का जो आना जाना है वो हमने सही सुनिश्चित कर लेना है। और साथ ही भाइयों बरसात और तेज हवा जब चल रही हो तो बक्सों का उस समय हमने निरीक्षण नहीं करना है। और कुछ समय के अंतराल पर भाइयों बक्सों की सफाई जरूर कर दे रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में भाइयों जब सरसों जाति की जो फसल है उसमें फूल खिलना शुरू हो जाए, और इससे पहले भाई मधुमक्खी वंशों को जो है कृत्रिम भोजन देकर उनका मनोबल जरूर बढ़ावें ताकि रानी मधुमक्खी जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। और कुछ वंशों में भाइयों नई रानी जो है वो देकर भी हम उन्हें शक्तिशाली बना सके हैं। और इसमें भाइयों ये जो वंश है वो जल्दी नरों का पालन भी करेंगे और जो वंश है उसका विभाजन समय तक पहले किया जा सकेगा। और इस तरह भाइयों विभाजित जो वंश है वो बसंत ऋतु में अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। और ये विभाजन भाइयों सरसों जाति के जो फूल हैं उनके खत्म होने तक 3 से 4 हफ्ते पहले तक जरूर कर देना चाहिए ताकि वंशों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने हमने मिले। बात करें भाई सर्दी के मौसम की, तो सर्दी के मौसम में हमने मधुमक्खियों के लिए जो बच्चे हैं
उनके पैदा करने और जो शहद इकट्ठा करने के लिए सबसे बढ़िया माना जावा है, क्योंकि भाइयों इस समय जो राया और जो सरसों की फसल है उसमें फूल खिल जाए हैं और शहद वाले जो फ्रेम हैं उनको सुपर में ले जाएं और जिससे शहद निकाला जा सके। इस समय भाइयों मधुमक्खी के बक्सों में नए छत्ते जरूर देवें और फरवरी में नई रानी कोशिकाएं बने हैं, इसलिए भाइयों इस समय जो है अच्छी संख्या वाले मधुमक्खी बक्सों का विभाजन जरूर करें। एक बात का हमने ध्यान रखना कि जब सर्दी के मौसम में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक भी नीचे चला जावे तो ऐसे मौसम में भाइयों हमने जो है मधुमक्खी का जो छत्ता है, जो उसका बक्सा है, उसका हमने तापमान नियंत्रित करना है। हालांकि जो मधुमक्खी है वो खुद अपना झुंड बनाकर अंदर के तापमान ने जो है अपने अनुकूल बना ले है, और लेकिन फिर भी हमने जो है अच्छी आमदनी लेने खातर जो कुछ बातों को तो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे शक्तिशाली और रोग रहित वंश, यानी कि जो कमजोर वंश है भाइयों सर्दी की ऋतु में जो है वो खत्म हो जाए, इसलिए भाइयों पहले निरीक्षण कर लें, ऐसे वंशों को आपस में मिला दें, और वंश में भाइयों रोग के फैलने से भी मधुमक्खी कई बार देखी जाए मर जाए, इसलिए जो कमजोर वंश जो है उनकी जगह हमने जो है शक्तिशाली जो वंश है वो रखने, क्योंकि जो शक्तिशाली वंश होंगे वही सर्दी में झेल पाएंगे। इसके अलावा भाइयों युवा रानी मधुमक्खी, क्योंकि युवा जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे ज्यादा देने में सक्षम है और अधिक उम्र वाली जो रानी है उसमें अंडे देने की क्षमता कम हो जाए, तो ऐसे वंशों का भाइयों सर्द ऋतु को झेलना बहुत मुश्किल हो जाए, जिसमें जो रानी मक्खी है वो अंडे कम दे रही है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी की जो ज्यादा सर्दी का मौसम है तो उसमें युवा रानी मक्खी रखें। साथ ही भाइयों जो मधु हमने इकट्ठा करे हैं तो हर मधुमक्खी का जो वंश है उसके पास सर्दी ऋतु में जीवित रहने खातर पर्याप्त मात्रा में मधु इकट्ठा जरूर होना चाहिए, और इस संग्रह की मात्रा भाइयों जलवायु है, मौनचर है और उनकी प्राप्ति है, वंश की जो शक्ति है उन सब पे निर्भर करे है। इसके अलावा भाइयों जो शीतकालीन बचाव और प्रबंधन भी हमने करना है, और सर्दी की ऋतु में भाइयों बक्सों को ठंडी हवा के झोंकों तो हमने बचाना है, और साथ ही भाइयों बक्सों के जो प्रवेश द्वार हैं उन पर हवा की दिशा में नहीं रखना है, ताकि जो सीधी हवा जो ठंडी वो उसमें टक्कर ना मारे, और बक्से भाइयों हमने खुली धूप में रखने हैं, यानी कि जो सर्दी का मौसम है उसमें सुबह 11 से लेकर 3 बजे के बीच में जब धूप खिली हो, मौसम साफ हो, तो हमने अच्छे तरह जो है बक्सों का निरीक्षण करना है, और बक्सों में भाइयों सर्दी से बचाव खातर सूखी घास और फटे पुराने ऊनी कपड़ों की पैकिंग भी दी जा सके है, जो कि बक्सों में तापमान को भी नियंत्रित रखेंगे। और शिशु कक्ष में भाइयों छत्तों के साथ डमी लगाकर भी जो है जो बाकी जो कक्ष हैं उनके भाग में भी घास इत्यादि भर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बंधन है वो बारिश में भीगना नहीं चाहिए। और बसंत ऋतु में भाइयों देखा जावा है कि इस समय लूट मार की आशंका बहुत ज्यादा है, इसलिए भाइयों बक्सों को अधिक देर तक खुला ना रखें, और लूट मार को रोकने के लिए भाइयों प्रवेश द्वार को कम रखें, और जो अन्य जो छेद हैं और सुराख हैं उन्हें भी बंद कर दें। और इस तरह अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि मौसम के हिसाब से हमने मधुमक्खियों को किस तरह संभालना है, तो हम मधुमक्खी वंशों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, और जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। और साथ में भाई जो बात है कि मधुमक्खियों को हमने अलग अलग मौसम में किस तरह बचाव करना है, तो मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, चाहे वो हमारी खेती बाड़ी है, पशुधन है, चाहे हम इंसान हैं, सब को मौसम का प्रभाव पड़ा है। तो मौसम की बात करें तो भाइयों आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन मंगलवार, और मंगलवार ने हम लेकर कार्यक्रम फोन इन, और कल फोन इन कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वो रहेगा धान फसल की कीटों और बीमारियों से रक्षा पे। और भाइयों अब एक जरूरी सूचना, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15-16 सितंबर 2025 को पूसा नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किया जा रहा है, और यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भाइयों देश भर के सभी कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों और राज्य सरकारों के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां पर रबी 2025-26 की बुआई सीजन से संबंधित तैयारियां, उत्पादन लक्ष्य और रणनीतियों पर गहराई तक चर्चा करी जाएगी।
और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री करेंगे। और इस अवसर पर भाइयों अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महानिदेशक सहित जो मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। माननीय कृषि मंत्री के निर्देश पर पहली बार जो है रबी सम्मेलन 2 दिवसीय हो रहा है, जिसमें कृषि से संबंधित चुनौतियां, साथ में रबी मौसम की फसलों के किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा करी जाएगी। पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं उनके बीच में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इसके पश्चात भाइयों 16 तारीख को सभी राज्यों के कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें नई तकनीक और बीजों की किसानों तक किस तरह प्रभावी तरीके तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए गहन चिंतन और समीक्षा भी करी जाएगी। और सभी राज्यों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अपनी टीम के साथ इसमें भाग लेंगे। और पहली बार भाइयों इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी जो है आमंत्रित किए गए हैं, जो क्षेत्रीय अनुभव और चुनौतियों को साझा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत भाइयों अलग अलग विषयों पर समांतर तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इसमें विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और खुली चर्चा के माध्यम से जो व्यवहारिक समाधान है उसको निकालने की कोशिश करी जाएगी। और विशेष रूप से भाइयों जो विषय हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा, वो विचार विमर्श के जो विषय वो है जलवायु, सहनशीलता, मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक का उपयोग, बेहतर मृदा प्रबंधन और संतुलित पोषण पर बल दिया जाएगा। साथ ही जो दूसरे विषय रहेंगे चर्चा के वो हैं गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि ट्रेसेबिलिटी, स्टिक कृषि इनपुट और डिजिटल निगरानी। इसके अलावा बागवानी का विविधीकरण, आय संवर्धन और निर्यात क्षमता पर केंद्रित रणनीतियां और प्रभावी प्रसार सेवाएं और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका, किसानों तक नवीनतम तकनीक और ज्ञान किस तरह पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो चर्चा के विषय रहेंगे भाई वो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समन्वय, योजनाओं का बेहतर तालमेल और राज्यों के अनुभव साझा करना। साथ ही प्राकृतिक खेती में भाइयों कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खेती पद्धति किस तरह अपनावें, और दलहन और तिलहन पर विशेष बल के साथ भाइयों फसलों का विविधीकरण और रबी फसलों के दौरान दलहन और तिलहन क्षेत्रफल और उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु जो रणनीतियां हैं और आत्मनिर्भरता और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। साथ ही भाइयों रबी फसलों के दौरान उर्वरक उपलब्धता की स्थिति, समय पर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा करी जाएगी। और एकीकृत कृषि प्रणाली के ऊपर भी जो है इसमें चर्चा होगी। सम्मेलन में अलग अलग राज्यों की जो सफलताएं हैं, उनके जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, उनको साझा करा जाएगा ताकि उन्हें भी अन्य राज्यों में लागू किया जा सके। और साथ ही भाइयों मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े जो विषय हैं उस पर भी विचार प्रस्तुत करे जाएंगे। और यह सम्मेलन भाइयों न केवल रबी 2025-26 सीजन की कार्य योजना और उत्पादन रणनीति को दिशा देगा, बल्कि किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी, टिकाऊ कृषि प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूचना समाप्त हुई। और भाइयों इब करवावा मनोरंजन सुनेक रागणी। ओ काम जरूरी से मजबूरी, ओ करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होलिए। काम जरूरी से मजबूरी, करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होलिए। काम जरूरी से संग दाए
जन्म में धूल गुरु जी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरु जी मेरी कहले होली काम जरूरी से मटूले गुरु जी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरु जी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल कबूल गुरु जी मेरी कहले होली जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरु जी मेरी कहले होली जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल धर्म छत्री का राम स्वरूप का याद करवा गौ ब्राह्मण साधु की खतर जान चलित जाके परवा कटा के गऊ छुटा के शीश कटा के गऊ छुटा के हो जा खुबात वसूल गुरु जी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी ये तो सुनी भाई रागनी और गायक कलाकार थे रणवीर। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा। इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन न बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं। और भाइयों, एक चर्चा आज की नसीहत के तहत ग्रीन हाउस का कृषि में महत्व है।
किसान भाइयों, ग्रीन हाउस यानी कि एक ऐसा ढांचा या घर जिसमें वातावरण को हम नियंत्रित कर सके हैं कुछ हद तक, और ऐसा करके भाइयों हम फसलों के उत्पादन को दुगना या उससे भी ज्यादा करके लाभ कमा सके हैं। और इसे बनाने के लिए हमने खासतौर पर पॉलीथीन, प्लास्टिक, नेट जो जालीदार पाल है, या फिर विशेष जो शीशा है या जो सघन लताएं हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें। और इनमें भाइयों कुछ विशेष प्लास्टिक या फिर जो शीशा है वो सूरज की पराबैंगनी किरणों के प्रति स्थिरीकृत किया जा सके है। और इससे भाई सूर्य की जो तीव्र ताप है, बहुत ज्यादा तेज ताप है, उससे जो है हम लगभग 50 से 60% जो सूरज की किरणें हैं उसको हम अंदर रोक पाए हैं। और इसके अलावा भाइयों इस संरचना में कूलर या फिर फुहारा विधि द्वारा जो है तापमान और आर्द्रता ने भी हम नियंत्रित कर सके हैं। और साथ में तेज हवा है, आंधी है, तूफान है, या अचानक तो कोई बारिश आ गई, ओले आ गए, पाला पड़ा है, या सर्दी का प्रकोप है, कीट प्रकोप है, बीमारी है, वायु प्रदूषण है, पशु है, जंगली जानवर है, या जो इंसानी नुकसान है उसका प्रभाव भी हम लगभग पूरी तरह से खत्म कर सके। इस संरक्षित खेती के उत्पादन में भाइयों जो अगर हम इस तरह खेती करें तो लगभग 4 गुना तक किसान भाई इसमें लाभ ले सके हैं, और उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो कहीं ज्यादा बढ़िया मिल जाए, जिससे बाजार में अधिक भाव मिला है। और इसके अलावा भाइयों अगर इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू कर दें तो आय और ज्यादा बढ़ सके है। इसके अलावा भाइयों ग्रीन हाउस में मौसम से कुछ हटके पैदावार जो है सफलतापूर्वक ली जा सके हैं, इससे किसान भाई जो है अपनी आय ने बढ़ा सके हैं। और ग्रीन हाउस संरचना का आकार भाइयों कम से कम 1 बीघा यानी कि इतना बड़ा हो कि जिसमें एक छोटा ट्रैक्टर आसानी से चलाया जा सके, और जो जगह है वो जमीन तक थोड़ी सी ऊंची हो ताकि बारिश का पानी ना भरे। और बनाते समय भाई हमने मजबूती का ध्यान भी रखना है ताकि जो तेज तूफान आ जाए तो उसका प्रभाव भी बेअसर हो जाए। और ग्रीन हाउस को भाई हमने अग्नि तभी बचा कर रखना है। और ग्रीन हाउस की जो स्थापना है हम करें जो शुरू में उसने चलावा है तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हुआ है, लेकिन वो जो सारा खर्चा है वो हमारी आमदनी के मुकाबले में बहुत कम है, यानी कि आमदनी बहुत ज्यादा है इसमें। और हम इसमें ऐसी फसलों का चुनाव करें जो हमने ज्यादा से ज्यादा आय दे सके, और साथ में भाइयों उनका आकार इतना हो कि ग्रीन हाउस में वो आसानी से समा सके। जिस तरह बात करें भाई जो साग सब्जी है, खासकर जो पुष्पीय फसलें हैं वो सब तो बढ़िया मानी जाओ क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है। जिस तरह खीरा है, ब्रोकोली है, ब्रुसलेस है, स्प्राउट, भिंडी, स्वीट कॉर्न, सलाद पत्ता, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, पालक, फ्रांस बीन, परमल, धनिया इत्यादि इसमें शामिल है। और अगर फूलों वाली फसलों की बात करें तो ग्लैडियोलस, कार्नेशन, गुलाब, जेरबरा और स्टरलिट जिया, गुलदाउदी ये प्रमुख किस्में हैं। और कई औषधीय और जो शोभायमान पौधे जैसे कि एरोकेरिया है इसको भी आसानी से इसमें सफलतापूर्वक लिया जा सका है। इसके अलावा भाइयों ग्रीन हाउस का उपयोग बागवानी की जो फसलें हैं उसके नए पौधे या पौध तैयार करने खातिर भी बहुत बढ़िया मानी जाव है। और फलों में भाइयों जैसे कि आम है, अमरूद है, लीची है, चीकू, लाकोट, नाशपाती और आलू बुखारा, आड़ू, पपीता, अनार, केला इत्यादि भी इसमें हम अच्छी तरह से ले सके हैं। और अलग अलग फसलों की जो पौध है, इनकी जो बीज है वो बहुत आसानी से इसमें उगाए जा सके हैं और तैयार करे जा सके हैं। जिस तरह टमाटर, गोभी, ब्रोकोली, प्याज, गेंदा और ग्लेडियोलस, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन इत्यादि। और इसी प्रकार भाइयों गुलाब की जो किस्में हैं वो भी बड़ी तेजी से इसमें सफलतापूर्वक तैयार करी जा सके हैं। और ग्रीन हाउस में भाइयों स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है, इस तरह की जो फसलें हैं उनकी पैदावार बहुत सफलतापूर्वक किसान भाई ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों जैव जो प्रौद्योगिकी है उस पद्धति से तैयार किए गए जो पौधे हैं उनको प्राकृतिक वातावरण में रोपण से पहला कुछ महीनों के लिए भी ग्रीन हाउस में रखना बहुत जरूरी है। और वैज्ञानिकों द्वारा इस हाउस का उपयोग जो है नई नई किस्मों को विकसित करने के लिए भी करा जाओ है। तो इस तरह जो ग्रीन हाउस है भाइयों उसमें हम संतुलित खाद, पानी, उर्वरक वो हमने देना जरूरी है। और उतनी आवश्यकता भाइयों हमने वातावरण में जो तापमान है, प्रकाश की जो अवधि है, कार्बन डाइऑक्साइड है या जो दूसरी गैसें हैं उनकी मात्रा तथा प्रदूषण रहित वातावरण भी हमने इसमें रखना है। तो इस तरह हम वातावरण को, तापमान को नियंत्रित करके ग्रीन हाउस में हम वो सब्जियां भी या जो फल है या वो फूल ले सके हैं जो उस समय उपलब्ध नहीं होंगे, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके हैं ग्रीन हाउस के माध्यम से। और भाइयों ई जानकारी
धान फसल के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम पे। धान फसल में भाइयों मुख्य जो समस्या वो है पदगलन और बकानी की समस्या। और इसमें भाइयों मुख्य रूप से जो इसके लक्षण हैं वो है कि जो प्रभावित पौधे हैं वो पतले, पीले और स्वस्थ पौधे की तुलना में जो है लंबे होकर सूख जाए हैं, और अधिक रोगी जो है पौधे जो है रोपाई से पहले ही सूख जाए हैं। और हमने इसकी रोकथाम किस तरह करनी है, एक तो बीज भाइयों उपचार करें, बीज का उपचार करके ही फसल लगावें, और पनीरी भाइयों खड़े पानी में ही उखाड़ें। नर्सरी को उखाड़ने से 7 दिन पहले भाइयों उसमें कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर पर रेत में मिलाकर एक साल बिखेर दें, और रोग ग्रसित जो पौधे हैं उनकी रोपाई ना करें। दूसरी जो समस्या भाई वो है बदरा या जो ब्लास्ट। बदरा या ब्लास्ट भाइयों ये बासमती धान का मुख्य रोग है, और पत्तियों पर आंख के आकार के बैंगनी लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे इसमें बन जाए हैं, और इनके बीच का भाग जो है हल्के भूरे या राख जैसे रंग का हो जाए है, तने पर गांठें और काले रंग की हो जाए, और साथ में भाइयों पौधा जो है गांठ तक टूट कर गिर जाए। और इसकी रोकथाम खातिर भाइयों एक तो बीज का उपचार करें, और बीमारी के अगर लक्षण दिखाई देवें तो 120 ग्राम इसमें बीम या सिविक या फिर 200 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम या 200 मिलीलीटर हिनोसान और 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इसी तरह भाइयों आभासी कंडुआ ये रोग जो है हाइब्रिड धान की फसलों में ज्यादा देखा जावा है, और शुरू में भाइयों बालियों में कुछ दानों पर ही इसका असर देखने मिला है, और दानों का आकार बड़ा हो जाए है। साथ में दाने जो है नारंगी रंग के, पीले और घुंघराओं से बन जाए हैं, और रोग ग्रसित जो दाने हैं वो फटने पर उनमें नारंगी रंग का पदार्थ इसमें देखने मिले है, जो बाद में दानों पर हल्का पीले और बाद में काले रंग का हो जाए। और इसकी रोकथाम खातिर भाइयों स्वस्थ और बीजाणु रहित जो बीज है उसका हमने प्रयोग करना है, खेतों में संतुलित खाद का प्रयोग करना है, और बीमारी की जो शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो उस अवस्था में भाइयों 25 से 50 जो बालियां निकालने पर 500 ग्राम उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा ने 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, और इस तरह भाइयों हम जो है अपनी धान की फसल का जो है बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे तनागलन भी एक समस्या है, तो तनागलन की समस्या खातर भाइयों उसकी रोकथाम खातर रोग ग्रसित खेत की कटाई के बाद जो है ठुट्टों को जला दें, और रोपाई करने से पहला जो है खेतों की मेड़ के आसपास इकट्ठे जो पिंड है और जो ठूंठ है उन्हें निकाल कर जला दें, और खेत में भाई लगातार पानी खड़ा ना होने देवें, और कम से कम 10 से 12 दिन बाद एक बार खेत का पानी सुखा दें ताकि जड़ों और तनों को हवा लग सके। तो ये तो भाइयों करी चर्चा धान फसल के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम पे। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यही तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।